प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बिल्कुल भी बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। आप लोगों के लिए मॉडल पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होता है, जो फाइनल एग्जाम होता है, हर एक जो प्रश्न आता है वो मॉडल पेपर का पूछा जाता है। तो मॉडल पेपर बिल्कुल भी आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करके रख लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर का प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं क्लास 11th के जो मॉडल पेपर है हिंदी इलेक्टिव के, ठीक है, तो हिंदी इलेक्टिव के जो मॉडल प्रश्न पत्र है, जो मॉडल पेपर है 2023 का जो मॉडल पेपर है, आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करके रख लीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों का जो न्यू मॉडल पेपर है, ठीक है, तो न्यू मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो अभी कुछ ही महीनों के पहले जो जारी हुआ था मॉडल पेपर, जिसके अनुसार में एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो क्लास 11th के जो पिछले साल के जो स्टूडेंट थे जो एग्जाम दिए थे, उस मॉडल पेपर को अभी मैं ले करके आया हूं। उस मॉडल पेपर को अभी मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देख लीजिए और हर एक प्रश्न को, हर एक आंसर को आप लोग लिखते चलिए, क्योंकि साथ साथ में आप लोग लिखते चलिएगा, रिपीट करते चलिएगा तो जल्दी याद होगा, ठीक है। और मॉडल पेपर आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग नहीं समझ पाइएगा। बस मॉडल पेपर को सॉल्व करके रख लीजिए, और फाइनल एग्जाम में जब आप लोग वहां पर जा करके एग्जाम देंगे, ठीक है, तो मॉडल पेपर का काफ़ी सारा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी मैं आप लोगों को टोटल 40 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है। एक एक प्रश्न को आप लोग एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो सबसे पहला जो 1 नंबर में यहाँ पर देख लीजिए, पहला नंबर में जो दिया हुआ है, यानी कि खंड क में जो दिया हुआ है अपठित बोध इसमें दिया हुआ है, मतलब इसमें गद्यांश दिया हुआ रहेगा आप लोगों को, ठीक है। जब बोर्ड एग्जाम होगा ना आप सभी का, तो उसमें पहले सबसे फर्स्ट में दिया हुआ रहेगा गद्यांश, और गद्यांश को आप लोगों को बिल्कुल भी एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में जो 1 से लेकर के 4 नंबर तक, यानी कि 1 से 4 नंबर का जो प्रश्न है, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आप लोगों को उसका आंसर देना है, उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल भी अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज आप लोग देख लीजिए, किसके बारे में दिया हुआ है, किसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए एक दो लाइन हमें एक दो लाइन पढ़ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि संस्कृति की शाश्वत धारा का निर्माण वाल्मीकि, व्यास, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, निराला, रविंद्र भारती, काफ़ी सारा इसमें नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये हर एक जो यहाँ पर गद्यांश जो दिया हुआ है, अगर इतना सारा अगर मैं आप लोगों के लिए अभी पढ़ूँ तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा होगा, और आप लोग अगर देखिएगा तो फिर सोचिएगा कि इतना लंबा वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सोचिएगा। तो बिल्कुल भी देख लीजिए, यहाँ जो प्रश्न है, प्रश्न में आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में कौन सहायक होता है। तो देखिए, संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में कौन सहायक होता है, तो याद रखना है महाकवि एवं मनीषी चिंतक जो है वो उसमें सहायक होता है, ठीक है। यानी देखिए, हर एक प्रश्न के नीचे आप लोगों को 4 ऑप्शन जो है वो दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ मिलेगा। तो हर एक ऑप्शन को आप लोगों को बिल्कुल भी पढ़ लेना है, क्योंकि ऑप्शन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन ही चेंज करता है, प्रश्न वही रहता है, ऑप्शन घुमाता है। तो यहाँ जो देखिए दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करता है, कौन करता है। तो सत्य जो धर्मी है वही लोग करते हैं, सत्य धर्मी लोग करते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखिए, जो तीसरा नंबर का प्रश्न है कि राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करते सार्थक हो पाती है। तो देखिए, राजनीतिक और वार्षिक जो अवस्थाएं हैं, तो आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा बात का अनुपालन करता है जिसमें वो सार्थक बन जाता है। तो सार्थक बन जाता है, यानी कि जो है शाश्वतता जो दिया हुआ है, शाश्वतता बिल्कुल भी इसका
राइट आंसर होगा, इसी का पालन करता है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। चलिए आगे 4 नंबर का, कि व्यय का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो व्यय का मतलब क्या होगा, तो व्यय का मतलब होता है आय, आय मतलब इनकम। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को थोड़ा विलोम शब्द भी पढ़ लेना है, ठीक है, व्याकरण से। आगे यहाँ पर देखिए जो दूसरा नंबर में दिया हुआ है, दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, तो पद्यांश दिया हुआ है। पद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है और 5 से लेकर के जो 8 नंबर के प्रश्न है उसका आप लोगों को जवाब देना है। तो चलिए हल्का से यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। देखिए, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी है, और टूटना है उसका जियो जागे कच्ची नींद जवानी। इस तरीके के यहाँ पर दिया हुआ है जो पद्यांश है। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर देखिए जो 5 नंबर का दिया हुआ है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, पंक्ति से क्या आशय है या फिर क्या तात्पर्य है। तो देखिए कुछ सपनों के मर जाने से जीवन कभी भी नहीं मरा करता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा कि कुछ आशाएं पूरी ना भी हो तो भी जीवन नष्ट नहीं होता है, यही इसका राइट आंसर है। आप लोग आंसर और जो प्रश्न है इस चीज को तो बिल्कुल भी एकदम छोड़िए नहीं, लिख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, कहीं से भी आ सकता है। बिल्कुल आप लोग मॉडल पेपर को तो अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और देखिए जो 2022 का जो मॉडल पेपर है, 2021 का जो मॉडल पेपर है, आप लोगों को एकदम उतना मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करा दूंगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि मैं जब भी मॉडल पेपर का वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर का जो प्रश्न है कि अश्रु की उपमा कवि ने किससे दी है। तो अश्रु की उपमा जो है कवि ने किससे दी है, तो सपनों से दिया हुआ है, सपनों से। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दिया है। तो कवि ने क्या प्रेरणा दिया है कि निराशा त्याग करके कर्मशील बनो। क्या, निराशा त्याग करके क्या बनना है, कर्मशील बनना है। आगे देखिए जो 8 नंबर का प्रश्न है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, पंक्ति में कौन सा अलंकार जो है अलंकार छुपा हुआ है। तो देखिए इसमें जो है ना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार छुपा हुआ है, बिल्कुल याद करके रखिएगा। आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो खंड ख दिया हुआ है, ठीक है, और खंड ख में क्या है, तो कुछ रचनात्मक लेखन है और कुछ अभिव्यक्ति है, कुछ माध्यम है। यानी कि इसमें जो है किताब का ही कुछ प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर का प्रश्न है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो जनसंचार जो माध्यम है, जनसंचार का मतलब क्या होता है, इंटरनेट होता है। ठीक है, इंटरनेट ही आप लोग समझ लीजिए कि जनसंचार का मतलब क्या होता है, तो इंटरनेट होता है। अब उससे क्या क्या होता है, सूचना मिलता है, शिक्षित करता है, रोजगार संबंधी जानकारी भी देता है, मतलब इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 नंबर का जो प्रश्न है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, तो जिज्ञासा का मूल भाव जो है वो सक्रिय रहता है। आगे देख लीजिए कि विचारों के आदान प्रदान की सबसे अच्छी शैली कौन सी होती है, या फिर अच्छी शैली कौन सी प्रणाली के आते हैं। तो याद रखिएगा पत्राचार होता है। क्या होता है, पत्राचार होता है। बिल्कुल आप लोग याद करके रखिएगा पत्राचार ही होगा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इनसे पहले मैंने बहुत सारा जो है ना वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जा करके कुछ वीडियो को देख सकते हैं। बाकी वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा ही आप लोगों को मेरे चैनल के। ठीक है, हर एक वीडियो आप लोगों को मैं उपलब्ध करा चुका हूं, बस आप लोगों को देखना बाकी है। जा करके देखिए, क्योंकि परीक्षा में आप लोगों को अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का जो प्रकाशन वर्ष था आखिर कितना था। बंगाल गजट जो है कब प्रकाशन हुआ था उसका ईयर पूछ रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा 1780 ईस्वी में।
कितना में? 1780 ईस्वी में। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है। तो संचार के मुद्रण माध्यम मतलब जिससे हम लोग पैसा कमा सकते हैं, तो कौन वाला होगा? इनमें से सब होगा। समाचार पत्र होगा, पत्रिकाएं भी होगा, पंपलेट भी होगा, हर एक चीज़ यहाँ पर है, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देख लीजिए कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो संपादकीय जो है ना किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादक के द्वारा ही तो लिखा जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो 15 नंबर का प्रश्न है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? कैसा होता है या फिर उसका ढंग क्या होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मनोरंजक। क्या होगा? मनोरंजक होगा, यानी कि 15 नंबर का सी ऑप्शन एकदम बिल्कुल भी सही उत्तर है। आगे देखिए कि औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है। जो औपचारिक पत्र होता है ना उसमें कौन पत्रों को शामिल किया जाता है? तो याद रखिएगा संपादकीय के नाम पत्र भी शामिल होता है, शिकायती जो पत्र है वो भी शामिल होता है, और जो व्यावसायिक पत्र है ना ये भी शामिल होता है। मतलब इनमें से हर एक जो पत्र है वो उसमें शामिल किया जाता है। आगे देख सकते हैं कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो रिमाइंडर को हिंदी में अनुस्मारक कहा जाता है। बिल्कुल भी यहाँ पर देख लीजिए, आंसर लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। आगे देख लीजिए जो 18 नंबर का प्रश्न है कि नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? अगर अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं इस प्रश्न को तो इसका आंसर एकदम इतना इम्पोर्टेंट है, इसका ये जो प्रश्न है इतना इम्पोर्टेंट है कि दिमाग में इस चीज़ को सेट करके रख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में जरूर पूछेगा, ठीक है। देखिए नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो उसे जो है ना सूचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोटिस को सूचना कहा जाता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कमेंट करेंगे कि सर संदेश नहीं होगा क्या? तो संदेश का मतलब खुशी चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सूचना इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। अब आगे में आप लोगों को देखिए खंड ग यानी कि जो पाठ्य पुस्तक का जो प्रश्न है इस चीज को बताने वाला हूं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, फिर एक पद्यांश से दिया हुआ है। इसको पढ़ करके 19 से लेकर के 22 नंबर का जो प्रश्न है, मतलब 19 से 22 के जो प्रश्न है इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया हुआ है मुरली के बारे में, देखिए मतलब कृष्ण भगवान के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है। प्रस्तुत पंक्तियों के जो कवि है उन कवि का क्या नाम है? तो याद रखिएगा जो इस कवि का नाम है, यहाँ जो लिखा हुआ है इस चीज को देखिए, मुरली तऊ गोपाली ही भावती सुनी रे सखी यद्यपि नंदलाला ही नाना भांति नचावती, ठीक है। तो देखिए इनके जो लेखक है, लेखक का नाम है सूरदास, ठीक है, सूरदास आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं जो प्रस्तुत काव्यांश की भाषा क्या है। तो यहाँ जो काव्यांश दिया हुआ है इसकी कौन सी भाषा है? तो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। आगे देखिए कि किसे एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है। किसे एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है? तो किसे रखा जाता है? आप लोग जानते हैं ना, कृष्ण भगवान को, मतलब गोपाल को। गोपाल इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए कि नंदलाला को कौन नचाता है। नंदलाला को कौन नचाता है? तो मुरली नचाता है। कौन नचाता है? मुरली नचाता है, याद करके रखिएगा। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि बोरत तो बोरइयों पे निचोरत बने नहीं पंक्ति में किस त्योहार का जो है ना वर्णन हो रहा है। तो देखिए इसमें होली का जो त्योहार है, होली त्योहार का वर्णन हो रहा है। यह जो पंक्ति दिया हुआ है इस पंक्ति से, ठीक है, याद करके रखें। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो 24 नंबर में दिया हुआ है कि झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानों में, झहरी झहरी में, यहाँ जो झहरी झहरी दिया हुआ है इसमें कौन सा अलंकार जो है वो छुपा हुआ है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो देख लीजिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है इसमें छुपा हुआ है, बिल्कुल याद करके रखिएगा। आगे देखिए जो 25 नंबर का प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा, परीक्षा में जरूर पूछेगा। तो देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है, बिल्कुल भी याद करके रखिएगा। और 26 नंबर का जो प्रश्न है कि संध्या के बाद कविता का मूल स्वर क्या होता है। तो संध्या के बाद में जो कविता का मूल स्वर है ना, ग्रामीण जीवन का सामाजिक यथार्थ होता है। बिल्कुल भी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद करके रख लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है कि कवि कौन है? इसका जो कवि है, कवि कौन है? तो याद रखिएगा इनका जो कवि है, कवि का नाम है नागा
अर्जुन। और यहाँ से आप लोगों को एक थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है, यानी कि पाठ और उनके जो लेखक है, लेखक का नाम वाला। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, जा करके आप लोग देख लीजिए। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पाठ और उनके जो लेखक हुए वहाँ से कम 2 प्रश्न 3 प्रश्न जरूर आएगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जा करके देख लीजिए। आगे यहाँ पर आगे जो दिया हुआ है, फिर आप लोगों के लिए एक गद्यांश दिया हुआ है। इसको पढ़ करके 28 से लेकर के 31 नंबर का जो प्रश्न है उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसके बारे में दिया हुआ है गद्यांश, कि सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था। आंगन की अलबनी पर, अलगनी जो होता है टंगना जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें कई पेबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी हुई थी और दोनों बड़े लड़कों का वहाँ कहीं पता ना था। ठीक है, दोनों लड़कों का पता नहीं था। बाहर कोठरी में मुंशी जी आधे मुंह होकर ऐसी निश्चितता से सो रहे थे मानो 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो, या फिर मानो उन्हें शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना हो। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत जो पंक्ति है, अभी जो यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ था, तो कौन से पाठ से लिया हुआ है। तो याद रखिएगा दोपहर का जो भोजन है, दोपहर का जो भोजन है उस पाठ से लिया गया पंक्ति है, आप लोग समझ लीजिए। आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है 29 नंबर का, कि विभाग की क्लर्की से किन की छटनी हुई है, तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी की छटनी हुई है। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 30 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, कि आंगन की अलगनी पर कई पेबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी हुई थी, यहाँ किसकी साड़ी की बात कही जा रही है। किसकी साड़ी की बात जो है वो कही जा रही है, तो याद रखना है आप लोगों को सिद्धेश्वरी की साड़ी की बात इसमें किया जा रहा है। आगे देख सकते हैं जो 31 नंबर का प्रश्न है, कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है। तो जो पंक्ति इसमें दिया हुआ था उसके लेखक का नाम है अमरकांत। क्या नाम है? अमरकांत है, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है जो 32 नंबर का प्रश्न है, कि टॉर्च बेचने वाला वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह में पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था, उसे दोस्त से मिलना था। ठीक है, तो कितने साल के बाद में पहुंचा था, तो लगभग 5 साल के बाद में उस मैदान में उस जगह में पहुंचा था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसने कुछ और ही देखा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे टॉर्च बेचने वाले चैप्टर। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो गूंगे का दिया हुआ है, कि गूंगे को किसने पाला था। गूंगे को किसने पाला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गूंगे को किसने पाला था, उनके जो बुआ और फुआ थे उन्होंने पाला था। ठीक है, आगे देख लीजिए जो यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न है, कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना किया है। ज्योतिबा फुले ने कौन से जो संस्था की स्थापना किया है, तो सत्य शोधक जो समाज है उनका स्थापना किया है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि उसकी माँ किस विधा की रचना है, उसकी माँ कौन से विधा की रचना है, तो याद रखिएगा कहानी है। क्या है? कहानी है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो 36 नंबर का प्रश्न है, कि भारतेंदु हरीश चंद्र के अनुसार उन्नति के लिए क्या अनिवार्य होता है। क्या अनिवार्य है? ठीक है, तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें जो है ना, उसमें जो है जनसंख्या नियंत्रण भी अनिवार्य है, प्रादेशिक भाषा भी अनिवार्य है, मतांतर भी अनिवार्य है। मतलब इनमें से सब इसका बिल्कुल भी सही आंसर है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो प्रश्न है, कि अंडे के छिलके किस प्रकार की एकांकी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखिएगा। देखिए अंडे के छिलके जो है ये किस प्रकार की एकांकी है, तो किस प्रकार की एकांकी है, तो ये पारिवारिक है। ठीक है, पारिवारिक है, आप लोग याद करके रखिएगा। आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है अगला प्रश्न, की हुसैन की कहानी अपनी जवानी में। हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल में भेजे गए थे, कौन स्कूल उसको भेजा गया था, तो देख लीजिए बड़ौदा का जो बोर्डिंग स्कूल था उस स्कूल में उसे भेजा गया था। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो 39 नंबर का जो प्रश्न है, कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया था। किस सम्मान से अलंकृत उसे किया गया था, तो याद रखना है पद्म भूषण से। ठीक है, कौन भूषण से? पद्म भूषण से।
आगे देख लीजिए, जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। आवारा मसीहा जो है ना, कौन से विधा की रचना है, तो ये जीवनी परक है। क्या है? जीवनी परक है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और अभी मैंने जितने सारे प्रश्न आप लोगों को कराया है, हर एक प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बिल्कुल भी अगर एक बार में आप लोगों को समझ में ना आया हो, अच्छे से ना समझ पाए हैं, तो बिल्कुल वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिए और हर एक चीज़ को आप लोग लिख करके रख लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी मेहनत करिए। आप लोगों को परीक्षा पास करना है, आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है, तो मेहनत आप लोगों को मेरे से ज़्यादा करना है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। और कोई अगर ऐसा प्रश्न हो जो आप लोगों को ना समझ में आया हो, ठीक है, तो उस प्रश्न का नंबर आप लोग कमेंट करिएगा और उसमें लिखिएगा कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया है। ठीक है, उसका जवाब आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। बस आप लोग कमेंट करिए और उसमें प्रश्न का जो नंबर है वो हमें बताएं कि ये प्रश्न हमको समझ में ना आया है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारा वीडियो का लिंक है, आप लोग जा करके एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।